हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स देखो, अब जो है आपका फरवरी स्टार्ट हो चुका है और आप अभी से आपके नीट के लिए कितना मंथ बचा है। तो फरवरी हो गया, मार्च हो गया एंड अप्रैल हो गया। ठीक है, ये 3 मंथ्स ही जो है आपका बचा है और मई में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये जो 3 मंथ्स है, क्या आप इन 3 मंथ्स में नीट क्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, इसी चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो, मेरी मानो तो अगर आप नीट 2025 को क्रैक करना चाहते हो तो आपका ये लास्ट 3 मंथ का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली नीट 2025 को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये एकदम पॉसिबल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेफिनेटली, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप नीट 2025 क्रैक कर सकते हो अभी से 3 महीने में। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे थे, क्या उनका वो फालतू में पढ़ रहे थे, क्या उनका मार्क्स उनसे अच्छा मैं अभी से स्कोर कर सकता हूँ, तो वो तो उनका जो अभी तक का प्रिपरेशन था वो फालतू हो गया। अगर मैं 3 मंथ्स में नीट क्रैक कर सकता हूँ तो जो इतने मंथ से जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनका तो फालतू है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। कोई चीज़, जैसे आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, आप जो टाइम पे जाना था उससे आप बहुत पहले निकल जाते हो, तो क्या आराम आराम से जाते हो, घूमते फिरते आराम से जाते हो। ठीक है, लेकिन आप एकदम टू पॉइंट एकदम टाइम पे पहुंचना है और एकदम आप कम टाइम पे निकलते हो, जितना टाइम आपको लगेगा उतना ही टाइम पे निकलते हो, तो क्या करोगे आप, जल्दी जल्दी जाओगे। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जैसे अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके पास क्या था कि वो विदाउट डायरेक्शन, मतलब पढ़ रहे थे अच्छे से, उनका प्रिपरेशन हो रहा था अच्छे से। ठीक है, और उनमें कोई डाउट भी नहीं है, वो अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर रहे होंगे और हो भी गया होगा प्रिपरेशन। लेकिन अभी वो क्या किए, इतने समय में उन्होंने आराम से पढ़ा, सब टाइम लगा के पढ़ा। लेकिन आपको एक चीज़ करना होगा, आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, आपको जल्दी प्रैक्टिस करना होगा, आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। जैसे अभी मान लो वो बच्चे अगर प्रिपरेशन शुरू से कर रहे होंगे तो वो डेली कितने पढ़ते होंगे, 3 आवर 4 आवर्स। नॉर्मली ये एक जनरल बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी तक कोचिंग में पढ़ने के बाद इतना सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इतना सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन अभी आप अगर देखोगे, वो बच्चे भी आराम से 5 से 6 आवर्स से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनको जो भी पढ़ते होंगे उनको पता है कि हाँ मैं ये पढ़ा हुआ हूँ, तो वो उस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अभी से नीट 2025 को क्रैक करना है इन 3 मंथ्स में, तो आपको आराम से पर डे का मिनिमम 12 आवर्स देने होंगे आपको डेडिकेटेड स्टडी को। क्या, डेडिकेटेड स्टडी को। देखो, टोटल 24 आवर्स है। ठीक है, इसमें से आपका स्लीप मिनिमम 6 आवर्स तो होना ही चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के चक्कर में हम लोग स्लीपिंग साइकिल ख़राब कर लिए या फिर कम सोने लगे, उससे और दिक्कत ही होगा, उससे आपका नीट नहीं क्रैक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कम सोओगे तो ज़्यादा पढ़ लोगे, नहीं, उससे और कन्फ्यूज़न ही होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी आपके पास 6 आवर्स बचे, इस 6 आवर्स में आप खा भी सकते हो, जितना भी आपका डेली रूटीन का काम है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको मिनिमम 12 आवर्स का स्टडी टाइम रखना ही पड़ेगा। ये कैसे होगा, ये आपको लास्ट 3 महीने में आपको पूरे जो आपका जो सोशल मीडिया है या फिर आपका जो भी फैमिली है, जो भी फैमिली मेम्बर्स है, उनसे आपको कट के आपको एक सिंगल रूम लेके आप सिंगल रूम में आराम से बैठोगे और वहीं पढ़ोगे। ज़्यादा इधर उधर की में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपको 12 आवर्स का मिनिमम स्टडी टाइम जो है वो देना पड़ेगा अभी से, अगर आपको नीट 2025 क्रैक करना है तो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद आपको जो है अभी से एक शेड्यूल फिक्स कर लेना है। किस चीज़ का, कि आपको कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कब रिवाइज करोगे, और कब आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम होगा, और कब आप जो है मॉक टेस्ट जो है वो दोगे।
तो इसमें सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको 2 मंथ्स अलॉट करना है। क्या? 2 मंथ्स अलॉट करना है, ठीक है। इसमें करोगे क्या आप? बायोलॉजी का बात करूं तो आपको एनसीईआरटी लेना है। क्या करना है? एनसीईआरटी लेना है, और एनसीईआरटी के साथ किसी भी एक 1 शॉट वीडियो को लेना है। किसी भी एक चैप्टर का बात कर रहा हूँ तो 1 शॉट वीडियो लोगे, उसको 1 शॉट वीडियो देखते के साथ आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, ठीक है। इससे आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका एनसीईआरटी एक बार पढ़ भी लोगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है? एनसीईआरटी दोबारा नहीं पढ़ना है। जस्ट बाद कोशिश करो कि आप एमटीजी फिंगर टिप्स को सॉल्व कर लो। किसको? एमटीजी फिंगर टिप्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा। जब आप फिंगर टिप्स सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा एनसीईआरटी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट सही बने हुए हैं, कौन कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। फिर उसको आप बंद कर दो, फिलहाल कुछ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद ऐसा, क्योंकि देखो सारे टाइम एक ही सब्जेक्ट को नहीं देना है, सब्जेक्ट डिवाइड करके पढ़ना है ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़ने लगोगे तो बोर हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर आप केमिस्ट्री को लो। केमिस्ट्री में भी सेम तरीका अपनाना है, 1 शॉट वीडियो ही देखना है हर एक चैप्टर का। फिजिकल रहेगा तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, फार्मूला सीट के तरह, ठीक है। ये हो गया। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इनमें आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी को फोकस करोगे, चलो ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका रैंक डिसाइडिंग हो गया है। रैंक डिसाइडिंग क्या, आप सिलेक्शन भी इससे होगा ही। अगर फिजिक्स सॉल्व नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये तो क्लियर सी बात है। फिजिक्स में भी आपको क्या करना है? अभी देखो जितना टाइम है उस हिसाब से 1 शॉट वीडियो पे ही फोकस करना है, ठीक है। इसके साथ क्या करोगे? फॉर्मूला सीट रखोगे, फॉर्मूला सीट बनाओगे साथ में। मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ो तो एक फॉर्मूला सीट ज़रूर तैयार कर लो, ताकि आपको रिवीजन करने में इजी हो, ठीक है। इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। क्या? पीवाईक्यूज सॉल्व करना, और कुछ भी नहीं करना है। पीवाईक्यूज अभी के लिए सफिशिएंट है। जितना भी नीट हुआ है उन सब का पीवाईक्यू अगर सॉल्व कर ले तो आपके लिए नीट के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उस तरह का कैलकुलेटिव क्वेश्चन सब आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ों तो आपको समझ लिए। ये 2 मंथ्स में आप क्या करोगे? चलो, अब बच गया 1 मंथ, लास्ट मंथ, यानी कि अप्रैल का मंथ। अप्रैल का मंथ क्या करना है? अप्रैल का मंथ जब देखो, जैसे ये तीनों चीज़ तो कंप्लीट हो गया, फिर से आपको उसी दिन क्या करना है? बायो का एनसीईआरटी फिर से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि बायो जो होता है मोस्ट वेटेज वाला होता है, तो उसको आप उसी तरीके से टाइम दोगे, ठीक है। फिर से आप अप्रैल में क्या करोगे? अप्रैल में रिवीजन का शेड्यूल स्टार्टिंग में ही तैयार कर लोगे, ठीक है। अप्रैल में आपको रिवीजन का शेड्यूल स्टार्टिंग में तैयार कर लेना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि आज मुझे क्या रिवीजन करना है, कल मुझे क्या रिवीजन करना है। आप बस उठो, प्रोडक्टिव वे से बस आपका जो रूटीन फिक्स रहे उस पर आप चालू हो जाओ। एकदम टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ है। तो आप लास्ट मंथ में रिवीजन का शेड्यूल बना लो। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका छूट रहा है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो क्या हुआ है। तो ये आप मॉक टेस्ट कब दोगे और कैसे दोगे? मॉक टेस्ट आपको अभी से ही स्टार्ट कर लेना है, आपको फेब से ही स्टार्ट कर लेना है। कैसे स्टार्ट करना है? अभी आप क्या करो, जब आप सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो तो उस समय आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, साथ ही साथ आपका इसमें क्या होता है, कुछ पोर्शन वाइज टेस्ट होता है, वो चीज़ अप्लाई करो, ठीक है। वो चीज़ को दो, ठीक है। उसके बाद जब आप अप्रैल पहुंचोगे तो अप्रैल में आपको क्या करना है? आपको कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देना है। क्या करना है? कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देना है। और ये कंप्लीट सिलेबस टेस्ट जो होगा वो आपके लिए रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर आप इतना करते हो तो आपको लास्ट में यही रहेगा, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, जिससे आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये शेड्यूल आप अच्छे से अगर अभी से फॉलो करने लग जाओगे तो आप डेफिनेटली जो है 3 महीने में नीट क्रैक कर सकते हो। बस यही है कि आपको एक अच्छे सा टाइम टेबल, डेली का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि डेली आपको किस टाइम क्या करना है। डेली
टाइम टेबल सबका फिक्स होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबका एक ही तरह का टाइम टेबल होगा, नहीं, सब लोगों का अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है। क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो नाइट में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कुछ दिन में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो रूटीन सेट कर लो और उसी पे जो है डेली वर्क करो, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान देना, जो आपका एग्ज़ाम है 2 PM से 5 PM होने वाला है, ठीक है। तो ये टाइम जो है इसको आपको ध्यान रख के चलना है। ये टाइम पे आप कभी सोना मत, क्या इसमें कभी भी स्लीप नहीं लेना है, इसमें आपको हमेशा स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका बॉडी का जो 24 आवर रिदम होता है वो सेट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका इस समय सोने का आदत होगा और एग्ज़ाम मई में है, उस समय गर्मी रहता है, तो उस समय आपको एग्ज़ाम हॉल में और भी नींद आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस टाइम पे हमेशा स्टडी के लिए ही दिमाग को प्रिपेयर करके रखना है, माइंड को प्रिपेयर करके रखना है कि मुझे उस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपको नींद नहीं आएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमेशा, और जब टेस्ट सीरीज़ दोगे तो कोशिश करना कि आपका टेस्ट सीरीज़ 2 से 5 PM में ही हो, ठीक है। इससे आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होगा वो बना रहेगा कि आपके माइंड में ये बना रहेगा, फिक्स रहेगा कि मुझे 2 से 5 तक में नींद नहीं लाना है और 2 से 5 तक में मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फोकस करना है और आपको इधर उधर कुछ नहीं जाना है, आपको इतनी ही चीज़ों को फोकस करना है, ठीक है। आई होप आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लास्ट 3 मंथ्स में अच्छे से क्रैक कर लोगे, 1 शॉट वीडियो देखोगे, जो भी होगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। PYQs आप कभी मत छोड़ना। PYQs जो है तीनों का, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तीनों का आपको कभी नहीं छोड़ना है, ये हमेशा फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें जो थी मुझे आपको बताना था। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे हेल्पफुल कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।